हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके हैं कक्षा 10वीं के लिए रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण। इसमें हम लोग अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस केमिस्ट्री के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जरूर देखिए, जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। और आपको बता देते हैं कि अम्ल, क्षारक और लवण से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सारे के सारे प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहीं से रहेगा। तो देखते हैं आज का प्रश्न। आइए देखिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, यानी कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए आपको बता देते हैं कि जिस विलयन के पीएच का मान 7 होता है तो वो विलयन उदासीन होता है। हमारे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप याद रखिए कि जिस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो वो विलयन क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है वो विलयन अम्लीय होता है। इससे आप तीनों पॉइंट्स को याद रखिए। आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जितने भी प्रश्न पीएच से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आइए देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन लवण है। तो यहाँ पे आपको लवण पहचानना है, यानी कि सॉल्ट को पहचानना है। देखिए लवण क्या क्या होते हैं, KCl होते हैं, NaCl, FeSO4 होते हैं, Na2SO4, इसके साथ साथ FeCl2 होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन लवण होते हैं। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ HCl, बी में NaOH, सी में आपका दिया हुआ है K2SO4 और डी में है NH4OH। तो देखिए यहाँ पे लवण कौन हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा, यानी कि K2SO4। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। यानी कि किसी भी लाल तप्त आयरन पर जब उसमें जलवाष्प प्रभावित करते हैं तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में है FeO, ऑप्शन बी में Fe2O3 और सी में Fe3O4 और डी में आपका दिया हुआ है FeS। तो देखिए तो हमारे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, Fe3O4। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में पीएच जो है 7.0 से लेकर 7.8 तक के बीच कार्य करता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। और अच्छी सेहत के लिए शरीर में पीएच का स्तर जो है स्थिर होना चाहिए। पीएच लेवल को सामान्य रखने के लिए अल्कलाइन डाइट यानी क्षारीय आहार लेना बहुत ही जरूरी होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, या फिर इस तरह पूछेगा कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, NaSCO3, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका साधारण नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसे हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो देखिए विजातीय यौगिक क्या होते हैं कि विजातीय यौगिक विभिन्न पदार्थों से मिलकर बना होता है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है बहुत सारे पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो देखिए विलयन क्षारक तब होता है जब विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न है। यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित अम्लों में कौन परवल अम्ल है। देखिए परवल अम्ल जो होते हैं जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, और इसके उदाहरण H2SO4 हो जाएगा, HCl हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 99वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। तो देखिए क्षारक के उदाहरण क्या क्या होते हैं, KOH, सी में आपका दिया हुआ AlOH3 ये भी क्षारक है, और डी में है ZNO, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिले NaCl, यानी कि एक लवण है। ठीक है, और ये क्षारक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, NaCl। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित क्षारकों में कौन परवल क्षारक है। देखिए परवल क्षारक क्या होते हैं, जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, और परवल क्षारक के उदाहरण होते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है,
यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaOH। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती, इन्हें कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं गंधीय सूचक। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गंधीय सूचक। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। जितना भी मेटल है वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल के साथ रिएक्शंस करके क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है संगत लवण, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में जल और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से सभी। हमारे से उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, सभी अम्लों में पाया जाता है। यानी कि सभी अम्लों में कौन सा गैस पाया जाता है? देखिए सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि अम्ल जो होता है ये अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। हमारे से उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर है, हाइड्रोजन। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। तो वही प्रश्न है 13 नंबर की जैसा प्रश्न, इसका आंसर क्या होगा? आप जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अम्लीय, बी में क्षारीय और सी में आपका दिया हुआ है दोनों और डी में है कोई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। यहाँ पे क्या करा है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? यानी कि जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं उसके बारे में क्या कौन कौन से बात सत्य है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है इन्हें क्षार कहते हैं, बी में स्वाद करवा होते हैं और सी में आपका दिया हुआ है प्रकृति संक्षारण होती है और डी में है इनमें से सभी। तो देखिए क्षारक में क्या होते हैं कि इन्हें क्षार कहते हैं और स्वाद करवा होता है क्षारक का और प्रकृति संक्षारक होती है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि पीएच में पी सूचक है, यहाँ पे पीएच है और इसमें आपको पी के बारे में बताना है कि ये पी का अर्थ क्या होता है। तो देखिए पी का जो अर्थ होता है ये आपका पोटेंस होता है, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पूषांश। हमारे से उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा और ये पोटेंस का अर्थ होता है पावर, ठीक है। और ये पीएच शब्द की उत्पत्ति दो शब्द से मिलकर बना होता है। ये पी का अर्थ होता है पोटेंस और एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। यहाँ पे क्या कर रहा है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि एसिटिक अम्ल जो है कौन से पदार्थ में पाए जाते हैं? देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ संतरा, बी में सिरका और सी में इमली और डी में है टमाटर। तो देखिए एसिटिक अम्ल जो है ये सिरका में पाए जाते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा सिरका। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। यानी कि सिट्रिक अम्ल जो है कौन से पदार्थ में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में इमली, बी में टमाटर, सी में संतरा नींबू और डी में है दही। तो देखिए सिट्रिक अम्ल जो पाए जाते हैं ये संतरा और नींबू में पाए जाते हैं। हमारे से उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न, यहाँ पे क्या कर रहा है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? यानी कि टार्टरिक अम्ल जो है इनमें से कौन से पदार्थ में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में है टमाटर, बी में इमली और सी में दही और डी में है सिरका। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा इमली। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। देखिए लैक्टिक अम्ल जो है कौन से पदार्थ में पाए जाते हैं? ऑप्शन है दही, बी में है इमली और सी में सिरका और डी में आपका दिया हुआ है टमाटर। तो देखिए ये लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है ये दही में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा दही, और जिसके कारण दूध से दही में परिवर्तन हो जाते हैं लैक्टिक अम्ल के कारण ही। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न, यहाँ पे क्या है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। हमारे से उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होती है? यानी कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न हमारा जो यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होते हैं, या फिर आपके एग्जाम में इस तरह प्रश्न आ सकते हैं कि हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, हमारा पेट जो है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ऑक्जेलिक अम्ल, बी में सिट्रिक अम्ल और सी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी में आपका दिया हुआ है टार्ट्रिक अम्ल। तो देखिए हमारे पेट में या फिर हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हमारा उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल से उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। यानी कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन जब आपस में रिएक्शंस करते हैं और इसमें जो लवण उत्पन्न होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन से लवण कहते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण सोडियम क्लोराइड होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी कि वॉशिंग सोडा जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2 होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, Na2CO3 10H2, और इसका साधारण नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। देखिए बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है, NaHCO3। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए आपको अभी बताया कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, NaHCO3। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जब जल की अस्थायीता कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कौन से सोडा का। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बेकिंग सोडा, बी में धोने का सोडा और सी में विरंजक चूर्ण और डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धोने का सोडा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। देखिए सोडा अम्ल जो है अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, बी में कैल्शियम कार्बोनेट और सी में है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और डी में आपका दिया हुआ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देखिए हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या होता है। सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट का जो अन्य नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 1 से लेकर 30 नंबर तक सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न आएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स जो है मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इनमें से आपको कितना प्रश्न पहले से मालूम था।